हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। उससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी या फिर मैं बटन में देती हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश संचार उद्योग में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। डैश इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। रिलायंस जियो, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो कि कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से एड करता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। यहाँ पर जो बीएसएनएल है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमएनसी का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी इज मोर नेशनल कॉर्पोरेशन, माइनिंग नेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीन्यू कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि एमएनसी की फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब दो व्यवसाय एक समान उद्देश्य और पारिस्थितिक लाभ के लिए एक साथ जुड़ने के लिए सहमत होते हैं तो इसे कहा जाता है। When two business agrees to join together for a common purpose and mutual benefit, it is called as a joint stock company, joint venture, joint business, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दो व्यवसाय हैं जो एक ही तरह का कार्य कर रहे होते हैं और एक ही उनका जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है और जो एक दूसरे के साथ लाभ के लिए कि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, एक साथ मिल करके काम करने के लिए सहमत होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त स्टॉक कंपनी, संयुक्त उद्यम, संयुक्त व्यवसाय या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो कहलाता है संयुक्त उद्यम, ज्वाइंट वेंचर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा संयुक्त उद्यम का एक प्रकार है? Which among these is a type of joint venture? Contractual joint venture, equity based joint venture, both A and B, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम joint venture की जो बात कर रहे थे कि जब एक तरह का बिजनेस या फिर एक पर्पज से जुड़ करके लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए आपस में मिलकर के कार्य कर रही होती हैं दो से अधिक कंपनियां, तो वो हो जाता है हमारा जॉइंट वेंचर। तो उसकी कौन सा टाइप होता है, प्रकार होता है? तो खरीदात्मक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी हो सकता है और इक्विटी बेस पर भी हो सकता है, दोनों ही तरह से हो सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा लाभ दोनों कंपनियों के संयुक्त उद्यम से प्राप्त हुआ है? विच अमंग दीज इज ए बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम ए जॉइंट वेंचर ऑफ बोथ ऑफ द कंपनीज? इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर अगर हम जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर यानी मिल करके कार्य कर रहे हैं, तो उससे जो दोनों कंपनीज होती है क्या लाभ मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है? संसाधन क्षमता में वृद्धि, स्थापित ब्रांड नाम, उद्योगी तक पहुंच, प्रॉफिट सभी। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है? तीनों ही हो जाएंगे, क्योंकि आपस में मिलकर काम करेंगे तो दोनों ही कंपनीज के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज आसानी से कर पाएंगे, तो उससे उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और उनके रिसोर्सेज का यूज भी ज्यादा होगा। उनका जो ब्रांड नाम है, एक नया नाम जो है एस्टेब्लिश होता है उनके ब्रांड का, जिससे कि ब्रांड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आप किसी भी चीज को ब्रांड को यूज करने लग जाए और आपको समझ में आने लगता है तो आप जल्दी स्विच नहीं करते हैं। तो वहां पर एक ब्रांड की अगर छवि बन जाती है मार्केट में तो उसके लिए दोनों ही कंपनीज के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो जाता है। उद्योगी तक पहुंच, कभी कभी होता है कि दोनों के पास ही कैपिटल की कमी होती है तो नई टेक्नोलॉजी को लाना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन जब मिल के काम कर रही होती है तो वहां पर कैपिटल उनकी बढ़ जाती है। तो वहां पर नई टेक्नोलॉजी को लाना, या ये भी हो सकता है कि एक कंपनी के पास नई टेक्नोलॉजी है, दूसरी पास नहीं है, तो वहां पर अगर मिलकर के ज्वाइंट वेंचर की तरह कार्य कर रहे हैं तो एक का यूज दूसरा भी कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों ही तरह के उन्हें बेनिफिट मिल जाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीपीपी मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपी मॉडल? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पर्सनल पार्टनरशिप, पर्सनल पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक प्रोग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है जो ट्रिपल पी लिखा हुआ है इस मॉडल का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कि कभी कभी क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर में कंपनीज होती हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती हैं, कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए। ट्रिपल पी में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती है उनके साथ मिलकर के काम करती है, तो कभी कभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के लिए, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो इनके डेवलपमेंट के लिए, इनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करती हैं।
तो यहाँ पर एक तरह का वो एग्रीमेंट होता है उन दोनों के बीच में कि जिससे जो पब्लिक है उसको इफेक्टिव वे से फाइनेंस और उसको डिलीवर किया जा सके, सर्विसेज अच्छी दी जा सके। इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट होता है, बिल्ड वन ऑपरेट होता है, मैनेजमेंट कंट्रैक्टिंग होता है, बहुत तरीके होते हैं जिससे ये ट्रिपल पी जो होता है उस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 1991 में 8 सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत आया, डैश के अंडर द 8 PSUs इन 1991, फूड इंडस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, डिजाइन इंडस्ट्री। 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उससे पहले जो था 17 क्षेत्र जो थे, 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर में थी, लेकिन जो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसके बाद से सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ही रह गई थी पब्लिक सेक्टर में। तो उसमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो इसमें रह गई थी, तो वो हो जाएगी परमाणु ऊर्जा उद्योग यानी कि एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOU का विस्तार करें, एक्सपैंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यूनाइटेड, मेमोरेंडम ओरिजिनल यूनिवर्सल, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी। जो MOU होता है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक नेगोशिएटेड डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट होगी और जो इसका मैनेजमेंट होता है उसके बीच होता है, जो उद्देश्य होते हैं उससे रिलेटेड एक समझौता की तरह है। तो ये दो पार्टीज के बीच में होगा। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक संस्थान के कार्य का मूल्यांकन कहलाता है, अ परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रॉफिट एंड लॉस असेसमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सार्वजनिक संस्थान है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो वो किस तरह का कार्य कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका असेसमेंट जो हम कर रहे हैं, मूल्यांकन जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। और उसी के बेस पे ये देखा जाता है कि वो यूनिट सही ढंग से कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है या लॉस में लगातार जा रही है या पूरी तरह से एक सिक यूनिट बन चुकी है तो उसको BIFR को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि आगे उसको वापस से रिकवरी की जा सकती है उसकी या नहीं की जा सकती, या उसको बंद करना है, उसका डिसीजन लिया जा सके। तो यहाँ पे क्या आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विच्छेद मूल्य क्या है, व्हाट इज द ब्रेक इवन वैल्यू, MC इज इक्वल टू MR, AC इज इक्वल टू AR, AC इज इक्वल टू MC, TC इज इक्वल टू TR। तो सम विच्छेद होता है मूल्य, ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन प्राइस होता है या वैल्यू होती है। उसमें क्या रहता है कि ना तो लाभ होता है और ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट होता है, यानी कि प्रॉफिट भी नहीं होगा ना ही लॉस होगा। तो ऐसे स्टेज कब होगी, ऐसे स्टेज तभी होगी कि जितनी हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना ही हमारी सेल भी है, यानी कि कॉस्ट और सेल, कॉस्ट और इनकम दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यानी कि जब हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होती है तभी हम होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, यानी कि और उससे जो भी हमने प्राइस डिसाइड हम करेंगे वो हो जाता है हमारा ब्रेक इवन वैल्यू। तो कई आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी PSC को 3 नामों से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वह नाम नहीं है जिसे PSC की पहचान की जाती है। गवर्नमेंट PSCs आर नोन बाय 3 नेम्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेम्स बाय विच PSCs आर आइडेंटिफाइड, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, पंचरत्न। तो यहाँ पर जो जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं तो उन्हें 3 नामों से जाना जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो एक नाम नहीं है इसमें से। तो मिनी रत्न भी होते हैं, महारत्न भी होते हैं और नवरत्न भी होते हैं, इन तीनों ही हैं। तो यहाँ पर जो पंचरत्न है वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं कि मिनी रत्न में कौन सी कंपनीज हैं या महारत्न या नवरत्न, तो एक बार इसको चेक देख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपनी महारत्न है या कंपनी नवरत्न है। तो आपको वहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें से सिलेक्ट करना होगा या बताना होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कौन सी कंपनी किसमें आ रही है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी कि पंचरत्न जो होता है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक सदस्यता आधारित गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। डैश इज ए मेंबरशिप बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट बॉडी क्रिएटेड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनुअल रिपोर्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई संस्था है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि क्या है, गैर लाभकारी संस्था है, गैर सरकारी गैर लाभकारी संस्था है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के जो उपभोक्ता होते हैं उनके प्रॉफिट को, उनके हितों को, उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो वो क्या कहलाती है, वो हो जाती है उपभोक्ता संगठन यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ये देखना होता है कि जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं,
उनके हित में, उनके फेवर में काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, किसी तरह की उनके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, इन सब पर ध्यान देती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।